Hello friends, welcome back in this session. In today's session, we are going to complete the entire chapter of marginal costing because the last three questions, which were really very crucial and important, will be done in today's class and all the exercise portion will be complete. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से. वेरी इंटरेस्टिंग. यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर द कमिंग ईयर फॉर अ फैक्ट्री. यहाँ पर जो है कुछ बजटेड आउटपुट दे रखा है, कुछ आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, कुछ आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस है पर यूनिट, सेलिंग प्राइस है पर यूनिट. यू हैव टू ड्रॉ अ ब्रेक इवन चार्ट शोइंग द ब्रेक इवन पॉइंट. दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of break even point. So before we do that, can we write whatever is given in the question? Can we present it in our copy, in our notebook? So it says that the budgeted output is, that means the quantity is 80,000 units. So it's 80,000. Perfect. 8 lakh. It's 8 lakh. Again, check twice. Now, if the zeros are not correct, my whole answer is going to be wrong then. So, ऐसे कर लेना चाहिए. 8 लाख हो गया तो 8 लाख यूनिट जो है यहाँ पर आने चाहिए. ये आपकी क्वांटिटी हो गई है. फिक्स्ड एक्सपेंस जो है आपके, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है 40 लाख. ये अमाउंट टर्म्स में गिवन है. वेरिएबल कॉस्ट आपकी है 100 पर यूनिट. सेलिंग प्राइस आपकी है 200 पर यूनिट. मुझे मालूम है कंट्रीब्यूशन जो है आप लोग निकाल लेंगे 100 पर यूनिट. सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा. ये जो भी आएगा उसका नामकरण कंट्रीब्यूशन किया गया है. तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो 40 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 100 पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस 200 पर यूनिट है, तो कंट्रीब्यूशन 100 पर यूनिट आ गया. अगर मैं 40 लाख को डिवाइड करूँगा 100 से तो आएगा 40,000. तो वैसे तो 40,000 आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, ये तो हमने निकाल ही लिया है, पर हमें ये ग्राफिकली दिखाना है. बट एक आइडिया तो हमें लग गया कि अच्छा 40,000 यूनिट्स पे जो है ब्रेक इवन हो जाएगा. अब हमें ग्राफ पे दिखाना है तो मैं क्या यहाँ पर 20,000 लेट्स से 40,000 60,000, ये कैसे भी आप लेना चाहें, 80,000 1 लाख 1.2 लाख 1.4 लाख ऐसे बना सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर थाउजेंड्स में क्यों लिया है. हाँ, आप चाहें तो 10,000 20,000 30,000 40,000 ऐसे भी ले सकते हैं. आप चाहें तो सीधा 40,000 80,000 1,20,000 ऐसे भी ले सकते हैं. बट मुझे पता लग गया, आइडिया लग गया 40,000 पे ब्रेक इवन आ रहा है, तो मैंने उससे थोड़ा पहले थोड़ा बाद में ऐसे करके दिखा दिया है. 10 20 30 40 भी लेता तो कोई दिक्कत नहीं होती. अब मुझे ये ग्राफ में बनाना है और ग्राफ में सीधी सीधी बात है, ग्राफ में सीधी सीधी बात है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका प्रॉफिट जो है वो जीरो होता है. प्रॉफिट जीरो होने का मतलब ये हो गया कि आपकी टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स जो है वो सेम होती है, यानी कंट्रीब्यूशन सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को मीट कर पाता है, प्रॉफिट बचता ही नहीं है. तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहूँ तो मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस है 40 लाख रुपीज़. तो 40 लाख है तो मुझे यहाँ पे लैक्स में लेना पड़ेगा, राइट. मुझे लैक्स में लेना पड़ेगा. तो क्या मैं यहाँ पर सोच सकता हूँ कि अगर 8 लाख यूनिट 200 में बिकेगी तो करीब ये आएगी आपकी 80 लाख, 8 करोड़ 16 करोड़ का रेवेन्यू जाएगा. सोच के देखिए, 8 लाख यूनिट अगर बिकती है 200 रुपये पर, तो 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया, 8 का डबल 16 और 2 जीरो और लगा दो, 1 करोड़ 60 लाख 16 करोड़. तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर गैप ज़्यादा लेना होगा. जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 40 लाख 60 लाख 80 लाख 80 लाख, उसके बाद आप 1.2 करोड़ और ऐसे कर आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. तो 40 लाख जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि आपका आउटपुट कुछ भी हो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी, कोई शक नहीं है. इवन 0 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट जो है वो भी 40 लाख रहेगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों आती है. यह आपने इकोनॉमिक्स में करा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th-12th में. टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू ऐसे आपने ग्राफ बनाए होंगे. तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ जो चीज़ें हम यहाँ पर मैथमेटिकली करते हैं वो आपको यहाँ पर ग्राफ में दिखानी है.
तो फिक्स कॉस्ट आपने दिखा दी, अब जरा टोटल कॉस्ट दिखा दीजिए। तो टोटल कॉस्ट का एक पॉइंट तो पता लग गया। क्या मैं टोटल कॉस्ट का दूसरा पॉइंट देख सकता हूँ? लेट्स से मे बी 60,000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट क्या होगी? तो 60,000 यूनिट्स पे कंट्रीब्यूशन आपका आएगा 60 लाख रुपीज़ का, 100 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, और 40 लाख और जोड़ दीजिए, तो 40 लाख अगर आप ऐड करेंगे तो करीब 1 करोड़ आएगा। तो यानी कि 60 लाख यूनिट्स पे आपकी जो कॉस्ट है वो करीब करीब यहाँ बैठेगी। और अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक से जुड़ा नहीं, स्केल भी नहीं है ना, तो स्केल से काम करना आप, तो ये आपका टोटल कॉस्ट का ग्राफ तैयार हो जाएगा। कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अब अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू का किस्सा उल्टा है, वो स्टार्ट होगी ज़ीरो से, क्योंकि अगर आप सेल नहीं करेंगे तो आपका रेवेन्यू ज़ीरो होगा। अगर आप सेल करते हैं, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, लेट्स से मैं ले लेता हूँ 40,000, तो 40,000 पर मेरी सेल्स कितनी होगी? सोच कर देखिए, 40,000 पर मेरी सेल्स होगी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 40,000 को तो 4 लाख 40 लाख आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 लाख आएगा। तो 80 लाख कहाँ पड़ रहा है? ये रहा सर, ये। और वैसे देखा जाए तो मैंने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला भी था, तो वो भी आपका जो है 40,000 यूनिट्स पर ही आ रहा था। तो 40,000 यूनिट्स पे जो है 80 लाख आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूं तो ये, अब स्केल नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा ड्राइंग में दिक्कत हो रही है, बट बस मुझे 2 पॉइंट्स को मिलाना है और ये मेरा टोटल रेवेन्यू बन गया। जहाँ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कटेंगे वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। हालांकि मैंने 40,000 यूनिट्स ही लिया था, तो मुझे पहले से पता था 40,000 यूनिट्स जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट है, और इसीलिए जब मैंने ड्रॉ करा तो वो सीधा उधर ही कटा जो एक्चुअली में ब्रेक इवन पॉइंट है। मान लेते हैं कि मैंने ये नहीं देखा होता कि 40,000 ब्रेक इवन पॉइंट है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही लेता कि भैया 40,000 पर कितना रेवेन्यू होगा, तो वो आपका आता 80 लाख, और मैंने 2 लाइन को ड्रॉ करके ग्राफ बना दिया। मैंने टोटल कॉस्ट देखी कितनी होगी, ज़ीरो पर फिक्स कॉस्ट तो लगी रही होगी, और 40,000 पे कितनी लग रही होगी या 60,000 पे कितनी लग रही होगी, मैंने ड्रॉ कर दिया। अब दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करे, यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट यहाँ बराबर है, वो पॉइंट आपका निकल कर आया है 40,000 यूनिट्स, यानी कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है। क्योंकि पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसलिए पता ही था कि ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं पता होता। अगर आप प्राइस को रिड्यूस करेंगे 180 पे, तो आपको नया ब्रेक इवन पॉइंट बताना होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर प्राइस जो है चेंज होगी तो टोटल कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी, टोटल कॉस्ट तो उतनी रहने वाली है, आपका रेवेन्यू चेंज हो जाएगा। रेवेन्यू चेंज होने का मतलब क्या हो गया कि ये तो ज़ीरो पर ही है सर, ये तो ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा, बट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40,000 से, तो 40,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो करीब 72 लाख आएगा। मैंने 180 को, जो 180 प्राइस हो गया रिड्यूस हो गया, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई करा है 40,000 से, तो करीब करीब ये आया है 72 लाख। 72 लाख पड़ेगा, 70 यहाँ पड़ेगा, 72 यहाँ पड़ेगा। तो क्या होगा जब मैं ये ड्रॉ करूँगा नई लाइन, तो ये थोड़ा सा जो है आगे जाके जो है कटेगी, टोटल रेवेन्यू जब चेंज हो जाएगा तो आगे जाके कटेगी। अब ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट करीब जो है बीच में निकल कर आएगा, जो कि है 50,000 यूनिट्स, ये आपका नया ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। तो ये क्योंकि ग्राफ ठीक से बना नहीं है, तो इसे हम जो फेयर यहाँ पर निकाला हुआ है उससे ज़रा मैच करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो है इन्होंने फेयर ग्राफ बनाया है, और फेयर ग्राफ भी इन्होंने ऐसे ही बनाया है, बस टोटल ये इन्होंने जो है फेयर ग्राफ बनाया है, प्रॉपर स्केल से बनाया है, फिक्स्ड कॉस्ट को डाला है, टोटल कॉस्ट दिखाया है, टोटल रेवेन्यू दिखाया है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे दोनों बराबर है, जिस पॉइंट पे दोनों बराबर है वो ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर सेलिंग प्राइस कम हो गई तो सेल वैल्यू चेंज हो जाएगी, उससे जो सेल्स का लाइन है वो चेंज हो जाएगी, और जब नई वाली लाइन जिस पॉइंट पे मिलेगी वो आपका नया ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो इन्होंने जो है अच्छे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस आंसर को किया हुआ है, हमने भी किया, बट स्केल ना होने की वजह से और राइटिंग ख़राब होने की वजह से वो ऐसे ही हुआ है। तो आपको जो है एक चीज़ और पता लग गई कि एग्ज़ाम में स्केल लेकर जाना ज़रूरी है। अब जो है एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है और समझने भी बहुत ज़रूरी है।
शायद हो सकता है आपको नहीं पता हो, ये कॉन्सेप्ट पहले ना किया हो। क्वेश्चन नंबर 18 ज़रा देखते हैं। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट डेटा फॉर 3 अल्टरनेटिव वेज ऑफ प्रोसेसिंग द क्लरिकल वर्क फॉर केसेस ब्रॉड बिफोर द एलसी कोर्ट सिस्टम। तो केसेस तो आप समझ जाइए, अगर कोर्ट वर्ड लिखा है और केसेस लिखा है तो कोर्ट में जो केसेस जाते हैं उसकी बात करी जा रही है। उससे जुड़ा हुआ कॉस्ट का सिस्टम दे रखे हैं 3। मैनुअली करेंगे तो क्या होगा, सेमी ऑटोमेटिक वे में करेंगे तो क्या होगा, और फुल्ली ऑटोमेटिक वे में क्या होगा। तो तीनों का दे रखा है कि जो मंथली फिक्स कॉस्ट है तीनों के केस में इतनी 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 है। ऑक्यूपेंसी 15 लगती है। मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कुछ पैसे मांगता है, मैनुअल में नहीं लगता। इक्विपमेंट लीज, यहाँ कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर है सेमी ऑटोमेटिक में, फुल्ली में ज़्यादा है। वेरिएबल कॉस्ट पर रिपोर्ट, जो सिस्टम से रिपोर्ट निकलती है, लीगल रिपोर्ट निकलती है, प्रिंट आउट निकलता है वो हज़ारों पेजेस का। सप्लाईज 40 रुपये पर रिपोर्ट, लेबर 200 रुपये पर रिपोर्ट, 80 रुपये पर रिपोर्ट, 60 रुपये पर रिपोर्ट, 20 रुपये पर रिपोर्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट है। आपको निकालना है कैलकुलेट द कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। ये जो यहाँ पर दे रखा है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, शायद इसका नाम आपने पहले नहीं सुना हो। तो अगर आप इसको सिर्फ मतलब इसका जान लें, अगर हमने डिस्कस किया है तो ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आप दो सिस्टम्स के बीच में इनडिफरेंट हैं, यानी दोनों में कॉस्ट बराबर आ रही है। उस पॉइंट को बोलते हैं कॉस्ट इंडिफरेंस। हालांकि इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपने अपनी स्कूल में ज़रूर देखा होगा, उसी से जो है ताल्लुकात रखता है इंडिफरेंस पॉइंट। और वहाँ भी आपने जो है इंडिफरेंस पॉइंट देखे होंगे कैसे निकलते हैं। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट इंडिफरेंस, यानी कि आप दो चीज़ों के बीच में, दो ऑप्शन के बीच में इनडिफरेंट हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये चूज़ करें या ये चूज़ करें। और वो कब होगा, जब दोनों की कॉस्ट बराबर होगी। तो कौन सी यूनिट्स है, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स है जिसपे ये कॉस्ट बराबर हो सकती है, वो जरा हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन जो है मैनुअल, उसमें 15,000 की फिक्स कॉस्ट है और जो है 240 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट है। एक्स मान लेते हैं नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। ये कॉस्ट बराबर होगी 15,000 फिक्स कॉस्ट प्लस 25,000, अच्छा 15,000 नहीं, 15,000, 5,000, 20,000 और 25,000 45,000। तो 45,000 फिक्स कॉस्ट और 140 वेरिएबल कॉस्ट, नंबर ऑफ रिपोर्ट्स। तो कौन सी नंबर ऑफ रिपोर्ट्स पे दोनों कॉस्ट सेम होगी। अगर मैं यहाँ पर इसको इधर ले जाऊँ और इसको इधर ले जाऊँ तो ये करीब हो जाएगा 240x माइनस 140x इक्वल टू 45,000 माइनस 15,000। अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 240 माइनस 140 इक्वल टू 45,000 माइनस 15,000। माइनस इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंडिफरेंस पॉइंट हम निकाल रहे हैं वो सिर्फ दो चीज़ों के बीच में निकलता है। ए, बी और सी तीनों का इंडिफरेंस पॉइंट नहीं निकल सकता। आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि इन दो के बीच में हम इनडिफरेंट हैं, इन दो मेथड के बीच में इनडिफरेंट है, क्योंकि दोनों पे कॉस्ट बराबर है। कौन से पॉइंट पे बराबर होगी वो हम देख रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट पर बराबर होगी जहाँ पर इसमें जो कॉस्ट लग रही है और इसमें कॉस्ट लग रही है, दोनों बराबर है। तो अगर मैं उसको निकालूँ, एक्स को इंडिफरेंट पॉइंट निकालूँ या इंडिफरेंस पॉइंट निकालूँ, तो ये करीब आपका आएगा 45,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 240 माइनस 140। इसका फॉर्मूला ये है चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आ गया 30,000 डिवाइडेड बाय 140, 240 माइनस 140, तो 100 हो गया। तो ये आपका जो 30,000 था ये आपका 300 बन गया। तो 300 नंबर ऑफ रिपोर्ट्स पे जो है, इस पॉइंट पे जो है कंज्यूमर इनडिफरेंट होगा। अब सवाल ये आता है कि अगर उसे 300 रिपोर्ट से कम जनरेट करनी है तब वो किसको चूज़ करे, और 300 रिपोर्ट से ज़्यादा चूज़ करनी है तब वो किसको चूज़ करे। दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द क्वेश्चन। और ये आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप उसे चूज़ करें जहाँ फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है और वेरिएबल कॉस्ट कम है। अगर आप कम बना रहे हैं तो आपको टेंशन है कि फिक्स कॉस्ट रिकवर होगी या नहीं होगी, तो वहाँ पर ऐसा चूज़ करें जहाँ फिक्स कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। कुल मिलाकर बात में अगर कहूँ
तो 300 यूनिट इन दोनों का जो है इंडिफरेंस पॉइंट है, यानी 300 केसेस की रिपोर्ट अगर निकालनी है तो मैं मैनुअल से निकालूँ या सेमी ऑटोमेटिक से, मेरी कॉस्ट सेम आएगी। बट अगर मैं इससे कम निकालना चाहता हूँ 300 रिपोर्ट से, तो मैं ए को चूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कम है। बट अगर मैं 300 केसेस से 300 रिपोर्ट से ज़्यादा निकालना चाहता हूँ तो मैं उसको चूज़ करूँगा जहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कम है। तो वेरिएबल कॉस्ट कम कहाँ पर है? बी में कम है। ज़्यादा बनाना है तो कम वेरिएबल कॉस्ट वाला ले लो, फ़ायदा है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट पे लगती है। तो आपको ज़्यादा यूनिट्स पे फ़ायदा तभी होगा जब आप पर यूनिट कॉस्ट बचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ए और बी का इंडिफरेंट पॉइंट पता लग गया है तो बी और सी का भी निकालिए और फॉर्मूले के साथ निकालिए। ये आपकी है फिक्स्ड कॉस्ट 1,25,000 माइनस ये है 45,000, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो है आपका 140 माइनस 40 करोगे तो 100 आएगा, और 1,25,000 में से 45,000 माइनस करोगे तो 80,000 आएगा। तो करीब करीब ये आपका जो है 800 आ जाएगा। 800 रिपोर्ट्स, 800 केसेस। अब बचा ए और सी का, तो ए और सी का भी आप देख लो, करीब करीब 200 डिनोमिनेटर में जाएगा, 240 और 40 का डिफरेंस। तो ये 1,25,000 में से 15,000 हटा भी देंगे तो 1,10,000 आएगा ना। तो 1,10,000 डिवाइड बाई 200 आएगा 550। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये आपके ए और बी और सी, ए और सी के इंडिफरेंस पॉइंट बताए हैं। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए फेर वक्त तो नहीं करेंगे, सीधा ही सॉल्यूशन पे चलते हैं, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने भी जो है दो को कंपेयर कर पहले ए और बी को कंपेयर कर इनका इंडिफरेंस पॉइंट निकाला है कि 300 केसेस पर दोनों की कॉस्ट सेम होगी। ए और सी का वैसे निकाला है कि 550 केसेस पर दोनों की सेम होगी, और बी और सी का वैसे निकाला कि 800 केसेस पर दोनों की कॉस्ट सेम होगी। हालांकि अगर हम इसे इंटरप्रेट करें तो इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है। अगर आपको इंडिफरेंस पॉइंट से नीचे के लेवल चूज़ करना है तो आप वो चूज़ करेंगे जहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कम है। अगर आपको उससे ज़्यादा का चूज़ करना है लेवल तो आप वो चूज़ करेंगे जहाँ वेरिएबल कॉस्ट कम है। तो इसीलिए आप इन्हें तीनों कैटेगरीज में ऐसे बांट देंगे अपनी एनालिसिस को कि यदि कोई 300 से कम केसेस बनाना चाहता है तो उस केस में आप अल्टरनेटिव ए को चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो है बहुत ही कम है। 300 से ज़्यादा बनाना चाहते हो, 800 तक बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली ए को तो आप चूज़ नहीं करेंगे। 300 का लेवल क्रॉस हो गया, ए और बी के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट आ रहा था, तो 300 से ज़्यादा पर तो हम ए को रिजेक्ट ही कर देंगे, हम बी सेलेक्ट करेंगे। बट क्या हम सी सेलेक्ट करेंगे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि बी और सी का इंडिफरेंस पॉइंट 800 यूनिट है, और 800 यूनिट से अगर हमें ज़्यादा बनाना है तो उसे चूज़ करेंगे जहाँ वेरिएबल कॉस्ट और कम है, वो सी आएगा। यानी 800 से कम बनाना है तो बी को चूज़ करेंगे, राइट। दैट मीन्स कि अगर 300 से ज़्यादा बनाना है बट 800 से ज़्यादा नहीं बनाना तो हम बी को चूज़ करेंगे, और 800 से भी ज़्यादा बनाना है तो हम सी को चूज़ करेंगे, क्योंकि 800 का जो आपका इंडिफरेंस पॉइंट आया है इसमें 800 से ज़्यादा हम उस पर बनाएंगे जहाँ वेरिएबल कॉस्ट कम आ रही है, और सी में वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम आ रही है, सिर्फ 40 रुपये। तो ये आपने एक एनालिसिस बना दी है। अगला पार्ट इस क्वेश्चन का बोलता है, मतलब ऐसे कुछ करना नहीं था, आप इंडिफरेंस पॉइंट निकालाते आपका काम हो जाता। अगला पार्ट कहता है कि मान लेते हैं कि 600 केसेस अभी करेंटली प्रोसेस होते हैं, अगर ये 850 फ्यूचर में बनाएं तो कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करेंगे? तो हम कहेंगे भैया 850 बनाने, हमने जो तीनों के इंडिफरेंस पॉइंट्स निकाले हैं तो उसमें हमारे पास 3 जो हैं स्लैब्स आ गई हैं, 300, 550, 800। आप कभी भी ए बी और सी को तीनों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते ना। ए और बी को करा, ए और सी को करा, बी और सी को करा, तो तीनों का अलग अलग पॉइंट आया है। इससे ज़्यादा पे किसको प्रेफर करेंगे, इससे कम पर किसको प्रेफर करेंगे? तो यहाँ बी और सी का जो इंडिफरेंस पॉइंट है 800, अगर आप 850 बनाना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से उसको प्रेफर करेंगे जहाँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कहाँ कम है सर? यहाँ देखिए ज़रा आप, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपका फुल्ली ऑटोमेटिक में कम है।
तो बहुत ज़्यादा बनाना है फुल्ली ऑटोमेटिक चूज़ करो, थोड़ा सा कम बनाना है सेमी ऑटोमेटिक करो, बहुत कम काम है मैनुअल करो। एक ये भी एनालिसिस हो गई है। तो इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब पता होना चाहिए। और कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकालते हैं वो तो बहुत सिंपल है, दोनों की कॉस्ट को कंपेयर कर लो, जहां बराबर हो जिस नंबर ऑफ यूनिट्स पे वो दोनों का इंडिफरेंस पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो ज़िंदगी में कभी मैंने सॉल्व किया नहीं, अपने टाइम में भी नहीं करा, पहली बार देख रहा हूँ, अजीब सा दिख रहा है मुझे। एक्स वाई लिमिटेड मेक्स टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई जिनकी फिक्स्ड कॉस्ट है F1 F2। बहुत ही बढ़िया बताया इन्होंने, F1 F2, वाह। यू आर गिवन दैट द यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, मे बी वाई का कॉन्ट्रीब्यूशन हम सी ले लेते हैं या एक्स का सी ले लेते हैं, जो भी है। यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई इज 1/5 लेस देन द यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लूँ, एक्स का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन सी है तो वाई का जो है सी माइनस 1/5 ऑफ सी है, मतलब 1/5 लेस देन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर सी है तो वाई का होगा सी माइनस 1/5 सी। ये तो लिखा है यहाँ पे, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई इज 1/5 लेस देन द यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने सी मान लिया, तो वाई का जो है सी माइनस 1/5 सी हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 4/5 सी आ गया, है ना, ऐसे 5c माइनस 1c डिवाइड बाई 5, 4/5 सी। आगे लिखते हैं F1 F2 का जो सम है वो 1.5 लाख है, 1.5 लाख क्वेश्चन में गिवन है। आगे लिखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट जो x का है वो है 1800 यूनिट्स। सिर्फ x का ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो है 1800 यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ x का इंडिविजुअली। फॉर ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ x F2 इज नॉट कंसीडर्ड, यानी सिर्फ अगर हम x को अलग से देखें तो 1800 यूनिट इसका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। इंडिफरेंस पॉइंट जो है वो 3000 यूनिट्स हैं x और y का, यानी कि x बनाए या y बनाए फर्क नहीं पड़ता, दोनों की कॉस्ट 3000 यूनिट्स पे सेम आती है। तो ये भी कह सकता हूं मैं, x बनाओ या y बनाओ 3000 यूनिट्स पे दोनों से सेम वैल्यू निकलती है। अलग अलग दोनों की फिक्स कॉस्ट है, बट दोनों से जो मुनाफा आता है वो सेम आता है। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर x की जो है फिक्स कॉस्ट F1 है और y का जो है F2 है वो 1.5 लाख है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ F2 इज इक्वल टू 1.5 लाख माइनस F1। तो मैं इसको भी F1 के टर्म्स में ले आया, उससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिए, आप कितनी यूनिट्स बनाएं वो यहाँ पर गिवन है 3000 यूनिट्स, तो 3000 यूनिट्स पे, अच्छा x लिख रहा हूँ, 3000 यूनिट्स पे जो x का कंट्रीब्यूशन है, जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, अगर मैं उसमें से F1 माइनस करूँ फिक्स्ड कॉस्ट, तो जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट y के प्रॉफिट के बराबर है 3000 यूनिट्स। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रीब्यूशन इसका 4/5 सी है, माइनस फिक्स कॉस्ट जो है वो है 1.5 लाख माइनस F1, प्रॉफिट भी सेम आएगा। ये करीब करीब इक्वेशन बनी है 3000 4/5 सी माइनस 1.5 लाख माइनस F1 इक्वल टू P, यानी कि प्रॉफिट। तो ये बराबर है, बट हमने एक चीज़ जो मिस कर दी वो है 1800 जो है, 1800 यूनिट जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट है x का। तो x का ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है F1 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 1800। तो इस हिसाब से जो है हम F1 जो है वो कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में निकाल सकते हैं और जो C है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जो F1 है वो आपका आ जाएगा 1800 C, राइट। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3000 C माइनस 1800 C इक्वल्स टू, दोनों का प्रॉफिट बराबर है इंडिफरेंस पॉइंट पे। पुराने वाले क्वेश्चन में इंडिफरेंस कॉस्ट था तो कॉस्ट बराबर थी, ये इंडिफरेंस पॉइंट है तो नॉर्मली जो प्रॉफिट है वो बराबर होगा, दोनों से मुनाफा बराबर होगा। ये है 4/5 C माइनस 1.5 लाख माइनस ये है 1800 C। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये करीब आपका आएगा 1200 C
माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये करीब आपका आएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 4 2400, तो 2400 सी इक्वल टू माइनस 1.5 लाख प्लस 1800 सी। अब यहां पर जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस 1200 आएगा, 1800 उस तरफ जाएगा तो माइनस अगेन हो जाएगा, तो माइनस 3000 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वैसे ही करना है। सी आपके पास आएगा 1.5 लाख। तो 1.5 लाख को जब मैं डिवाइड करूंगा तो करीब करीब ये 3 0 से 3 0 कटेंगे और 3 से जब मैं 150 को काटूंगा तो करीब ये आएगा, तो करीब ये 50 आएगा, है ना। देयरफॉर 3000 मल्टीप्लाई बाय 50 इज 1.5 लाख। तो 50 रुपीज़ जो है मेरा क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया तो मैं फिक्स कॉस्ट तो निकाल ही सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ भाई, F1 इज इक्वल टू 1800 सी। तो 1800 सी कितना हो गया देख लो आप, 1800 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ गया 90,000। तो F1 आपका 90,000 आ गया। दोनों फिक्स कॉस्ट का सम 1.5 लाख था, तो फिक्स कॉस्ट 2 जो है वो आपकी बैलेंस आएगी 60,000। और इन्होंने क्या मांगा है, और इन्होंने मांगा है कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का बताया। तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो आ ही गए ना, 50 रुपये तो सी आ गया। तो 4/5 सी जो है यानी 40 रुपीज़ पर यूनिट, वो वाई का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। तो ये तो हमने ऐसे ही ओरली टाइप कर लिया है। अगर इसको प्रॉपर देखें तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इन्होंने जो है करके दिखाया है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। इतना ज़रूर है कि कॉन्ट्रीब्यूशन 50 रुपये निकला है, F1 जो है वो 90,000 है, F2 60,000 है और वाई का कॉन्ट्रीब्यूशन 40 रुपीज़ है जो हमने निकाला है। तो सारी चीज़ें वही निकाली है, बट आपको पहले खुद से ट्राई करना है भैया गिवन क्या है, उसे मैं कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर कोई नया वर्ड है तो उसका मतलब क्या है, जैसे इनडिफरेंस पॉइंट, मतलब क्या है। इनडिफरेंस का मतलब आप दोनों चीज़ों में इनडिफरेंट है, ये लें या वो लें कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। इनडिफरेंस कॉस्ट लिखा है यानी दोनों की कॉस्ट बराबर, इनडिफरेंस पॉइंट लिखा है दो प्रोडक्ट में यानी दोनों का प्रॉफिट बराबर, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से सेम ही कमा सकते हो। तो वो पॉइंट कौन सा है, उस पॉइंट पर क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो वो सारी चीज़ें गिवन थी। तो जो डेटा गिवन है, जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर हो रहा है। ये एक डिसीजन मेकिंग कॉस्ट है और इसमें जो है फाइनल का भी जो है सारा का सारा जो है लगभग 50% 60% चीज़ें गिवन है। तो ये जो भी आपने सीखा है ये सीए फाइनल में भी आपको आएगा ही आएगा। तो यही था आप लोगों के लिए आज के वीडियो में। हमने जो है मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा कर लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बजटरी कंट्रोल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और फिर मेरे हिसाब से आपका मोर देन 95% जो है, इवन 98% जो है आपका क्वेश्चन आंसर्स के साथ भी जो है सिलेबस पूरा हो जाएगा। वैसे तो हम सारे कॉन्सेप्ट कर ही चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस जारी है। रिवाइज करें, खुद से दोबारा सॉल्व करें, कुछ नई बात सीखने मिली तो उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।